नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से नमस्कार। सभी बच्चे इस सेशन को जरूर देखिएगा। ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ढेर सारी चीज़ें करने वाले हैं और जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। आप इसको पढ़कर बता देंगे कि ये जो टॉपिक है आपका किस सेक्शन का है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष, जातियों का संघर्ष। टॉपिक का नाम आप बड़े क्लियरली अच्छे से समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। उस टॉपिक को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। पहले तो जब आप टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा या समझिएगा कि जो टॉपिक है, टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ढेर सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे चलिए। ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी की बातचीत करेंगे तो आपने हिमाचल के साथ इसका संबंध जोड़ना है, एचपी के साथ इसका संबंध जोड़ना है। जो पहाड़ी मैंने लिख के रखा है, इसका संबंध आप लोगों ने किससे जोड़ना है? इसका संबंध आपने हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश का रीजन है, उससे जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहाड़ी जातियों का मतलब ये हुआ कि हम हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जो जातीय संघर्ष था उसको पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। फिर किसका संघर्ष है? तो आर्य जो लोग हैं उनका संघर्ष है। अगर मैं यहां पर आपको की पॉइंट बता दूं तो यहां पर आर्य वर्सेस हिमाचल की पहाड़ी जातियों के बीच का ये संघर्ष है। इस बात को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब जब आप इस पर जाएंगे डायरेक्टली, जब इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या जानना है? पहले हमें एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जब इस टॉपिक को आप पढ़ें तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना। आखिरकार ये फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक का मतलब होता है थोड़ा सा आपको पीछे जाना है और इसकी जो स्टोरी है उन स्टोरी लाइन को समझना है और उन स्टोरी लाइन के माध्यम से फिर हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी जातियां हैं उनके साथ इसकी इंटरलिंकिंग करनी है। देखिए कैसे। टॉपिक का फिर नाम ध्यान से सुनिएगा, आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष। आप बोलेंगे संघर्षी जीवन है। जी हां, संघर्षी जीवन है। मरते दम तक, जन्म से लेकर अंतिम पड़ाव तक हम संघर्ष ही करते हैं। तो यहां पर जब आप बातचीत करें तो मैं आपको जो लेकर जाने वाला हूं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाने वाला हूं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाने वाला हूं, पृष्ठभूमि। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैं जातियों की बातचीत करने वाला हूं। जातियां और मैं कालखंड की बातचीत करूंगा। यहां पर कालखंड का मतलब है समय की बातचीत करने वाला हूं, कालखंड। और कालखंड के आधार पर मैं जातियों के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। नंबर 1 पे मैं आपको ले जाने वाला हूं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री स्टोन एज भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मैं जातियों के संघर्ष के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर इसको समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल में जातियों के बीच में संघर्ष दो बातों को लेकर ही है। अभी भी कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली देखें आप तो संघर्ष इन्हीं चीजों को लेकर है। आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए, विचारिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो संघर्ष है, संघर्ष किस किस को लेकर है? नंबर 1 पे देखिए। संघर्ष जो है प्राग ऐतिहासिक काल में निवास मीन्स हैबिटेशन। किसको लेकर? निवास मीन्स हैबिटेशन। किसको लेकर संघर्ष है? भोजन मीन्स खाना, भोजन। प्राग ऐतिहासिक काल में इन दो चीजों को लेकर ही संघर्ष होता था। कैसे? देखिए,
प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमारे पास रिटन फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। किस टाइम में लिखित साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप समझ गए, बिल्कुल अच्छे से क्लियरली इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, जहां पर रिटन फॉर्मेट में है ही नहीं कुछ। तो फिर इतिहास के पन्नों को कैसे जाना गया? इतिहास के पन्नों को उस वक्त के कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मान लो कोई औजार हो सकता है, मान लो कोई ऐसा हड्डी का टुकड़ा हो सकता है जिसके आधार पर हिस्टोरियन ने इतिहास को लिखा हो। इसके अलावा ABCD और कई ऐसे स्रोत हो सकते हैं, ऐसे सोर्स हो सकते हैं जिसके बेस पर हिस्ट्री के कुछ एक पन्नों को लिखा गया है। आई थिंक आप इस बात से सहमत है और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में जो संघर्ष है निवास और भोजन के लिए है, ये संघर्ष है। क्या है? ये संघर्ष है। और प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है तो मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा काल जिसमें व्यक्ति सभ्य नहीं है, जिसमें व्यक्ति निवास के लिए यहां वहां जंगलों में घूमता है, भोजन के लिए यहां से वहां जाता है, कभी कभी उसे इतना संघर्ष करना पड़ता है कि 40-40 किलोमीटर दूर जाकर जंगलों से अपना भोजन प्राप्त करना पड़ता है। क्या संघर्ष नहीं था? ये संघर्ष है। तो ये संघर्ष है प्राग ऐतिहासिक काल का, किसके बीच में? जातियों के बीच में। और आपस में जो संघर्ष होता था, एक जाति दूसरी जाति को मार भी देती थी कई बार अगर उसको भूख लगती थी। तो जब भूख लगती थी तो प्राग ऐतिहासिक काल में एक दूसरे को मार भी दिया जाता था। और आपको सभी को पता है कि अभी भी हम कुछ एक जो पशु है, जो हमारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनको अपने भोजन के लिए मारते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि अभी भी भोजन के लिए संघर्ष है, अभी भी जीविका के लिए संघर्ष है, अभी भी निवास के लिए संघर्ष है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। ये तो हुआ प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको जब आप पढ़ बैठे तो उसके बाद नेक्स्ट जो एज आती है वो एज है आपको समझना है। और फिर उसके बाद जो ये सारी की सारी बातचीत है मैं आपके सामने कहने वाला हूं कि आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष जो है आप कैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सप्त सैंधव रीजन में देखने को मिलता था। सप्त सैंधव एरिया विस्तार कहां था? सप्त सैंधव। और सप्त सैंधव रीजन में 7 नदियां जो थी क्या करती थी? इस रीजन को सिंचती थी। सिंधु और सतलुज उस वक्त मेन रिवर हुआ करती थी। सैंधव सभ्यता की बातचीत करें तो एक ऐसा क्षेत्र जो 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था उसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। लगभग माना जाता है कि 2500 से लेकर 1700 जो क्या बोलते हैं कि आस पड़ोस में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ऐसी जो बातचीत है इसमें कही गई है। अब जब आप यहां आएंगे तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो संघर्ष है, जब संघर्ष की आप जब बातचीत करेंगे तो यहां पर संघर्ष किसके लिए हो रहा है? यहां पर संघर्ष जो हो रहा है जातियों के बीच में, जातियों के बीच में यहां पर भी भोजन के लिए संघर्ष हो रहा है, निवास के लिए संघर्ष हो रहा है। पर यहां पर जातियों का थोड़ा सा जो रंग रूप है या जो जीने का पैटर्न है वो बदल गया। कैसे? पहले निवास स्थान जो पूर्व पाषाण काल की बातचीत करेंगे क्योंकि इस प्राग ऐतिहासिक को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की कंडीशन को देखें तो उस वक्त जो है निवास और भोजन के लिए सारी जातियां आपस में संघर्षरत थे। उसके साथ ही अगर सिंधु घाटी सभ्यता के आस पड़ोस में आए तो इनके पास निवास हो गया है, भोजन भी हो गया है। अब अन्य जो संघर्ष था उस वक्त जो था एक सभ्य बनने का संघर्ष था। इस वक्त थोड़ा सा जो व्यक्ति है सभ्य बन गया, उसके पास घर आ गया है, वो भोजन के लिए उसे जितना पहले संघर्ष करना पड़ता था उतना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि खेती बाड़ी की व्यवस्था इस वक्त आ गई है। प्राग ऐतिहासिक के अंत में खेतीबाड़ी की व्यवस्था कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ गई थी। उस वक्त से थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है और जो जातियां हैं कहीं ना कहीं अब खेतीबाड़ी कर दी है, झोंपड़ियां उन्होंने बनाना शुरू कर दी है। पर यहाँ पर जो थे बड़े बड़े भवन आपको देखने को मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जातियों का बदला हुआ रूप है वो किस तरीके का हो गया है कि थोड़ी सी जो जातियां थी वो सभ्य हो गई है। ये बात अच्छे से समझनी है। भवन बना लिए हैं, भवन के साथ साथ ही
उस वक्त बाथरूम बन गए हैं, रोडवेज कहीं ना कहीं अच्छे पैटर्न में देखने को मिलेगी। इस वक्त ट्रेड भी लोग करने लगे हैं, पर प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसी ट्रेड की व्यवस्था ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलती है। ये अच्छे से आपको समझना है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का जातियों का संघर्ष। उसके बाद आगे आइए वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है उस वक्त की जो बातचीत करें तो वैदिक सभ्यता में जब आप जिएंगे या वैदिक सभ्यता के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता जो है हमारे पास इस तरीके से कुछ एक आती है। वैदिक सभ्यता इसको दो पार्ट में बांट के रखा है। एक को तो कहते हैं पूर्व वैदिक काल और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, दूसरे को कहेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। पूर्व का टाइम जो है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का है और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। ये बात अच्छे से समझनी है। वास्तविक तौर पर अगर हम जो जाति ये शब्द की बातचीत कर रहे हैं बार बार, पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी और ऐसा होना भी चाहिए। मैं भी इसका फेवर करता हूं अभी भी, और उस वक्त के जो भी व्यक्ति इसका फेवर करते थे वो काफी अच्छे थे। इसका मतलब यह हुआ कि जाति व्यवस्था जो थी पूर्व वैदिक काल में किस पर आधारित थी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं दोबारा एक बार आपको अगर इसको समझाने का प्रयास करूं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है और आराम से समझने का प्रयास करना है। कैसे देखिए, मैं आपको वैदिक काल में ले गया हूं। वैदिक काल का मैंने टाइम पीरियड बता दिया है और वैदिक काल को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो पूर्व वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो मैंने बांटा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आप बोलेंगे कैसे? इसका टाइम पीरियड आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और आगे आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को बीसी में रखते हैं। उत्तर वैदिक काल की जब भी बातचीत करें तो इस टाइम पीरियड को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर वैदिक काल है। जो पूर्व वैदिक काल है, मींस जो पूर्व वैदिक काल है, उस वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो जाति सिस्टम था वो कर्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित। अगर कोई व्यक्ति अध्यापक का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? अध्यापक बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति घर बनाने का काम करता है तो उसको कुम्हार कहेंगे। तो इसमें गलत भी क्या था? ये सारा का सारा ठीक था, पर धीरे धीरे क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि जो ये सारी की सारे पैटर्न था कर्म पर जो आधारित पैटर्न था उत्तर वैदिक काल में, वो अब किस पर आधारित हो गया? वो जाति पर आधारित हो गया। जाति का मतलब ये हुआ कि धर्म क्या बोलते हैं, बर्थ पर आधारित हो गया। देखो दो चीजें आ रही, कर्म पर आधारित और दूसरा है क्या बोलते हैं, बर्थ या जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित किसकी बातचीत कर रहा हूं मैं? जाति की बातचीत कर रहा हूं। ये जाति की बातचीत है। ये कहां की बातचीत है? किस वक्त की बातचीत है? पूर्व वैदिक काल। ये कब की बातचीत है? उत्तर वैदिक काल की। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ये वाला पैटर्न काफी अच्छा था। जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसे वैसा नाम मिलता था, तो समाज में मतभेद भी नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं था। पर धीरे धीरे जन्म पर आधारित जब हुआ तो मेरे पापा जी अगर टीचर है तो मैं भी टीचर कहलाऊंगा, मेरे पापा जी अगर पंडित है तो मैं भी पंडित कहलाऊंगा। और ये पॉसिबिलिटी काफी कम थी, ऐसा नहीं होता था। हाँ, कुछ एक केसेस होते थे, क्योंकि उस वक्त जो पंडित का काम होता था, रिलीजियस बुक्स होती थी, उसकी डिस्क्रिप्शन देना होता था। अगर उसके बेटे को उसका ABCD पता नहीं है तो कैसे डिस्क्रिप्शन देगा? उससे तो सोसाइटी में जो मिस इंटरप्रिटेशन की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये सारी की सारी घटनाएं उस वक्त समाज में हुई और समाज में क्या हुआ? कियोस्क उत्पन्न हो गया जब जाति प्रथा की वजह से। और ये कब हुआ?
ये तब हुआ जब जन्म पर आधारित जो कास्ट सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ, और जन्म पर आधारित कास्ट सिस्टम हमारा जो उत्तर वैदिक काल था उसमें देखने को मिला है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। वेद में मंडल जो है, जैसे चैप्टर है, उन चैप्टर में कुछ एक अच्छी बातें लिखी है, उनको सूक्त कहते हैं। और 10वां जो मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में जो है बातचीत करके रखी है, वो 4 कास्ट की बातचीत करके रखी है। वहां पर उनको वर्ण कहा है, ब्राह्मण, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण का जो काम बताया हुआ है, वो काम क्या बताया हुआ है कि वो डिस्क्रिप्शन देगा किसकी, रिलीजियस बुक्स की। क्षत्रिय का रक्षा करेगा देश की, और जो हमारे वैश्य लोग थे वो सेवा या व्यापार वगैरह करेंगे, और जो शूद्र थे वो सबकी सेवा करेंगे। मीन जो 2 टॉप वाली कैटेगरी है उनकी सेवा करने का जो राइट होता था या काम होता था उस वक्त किसका होता था, जो हमारे वैश्य होते थे। पर इसके बाद जो शूद्र है वो तीनों की सेवा करते थे, और सफाई का काम भी उनको सौंपा गया था उस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं। पर ये पूर्व वैदिक काल में काफी अच्छा था। उत्तर वैदिक काल में ये जो कैटेगरी है, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ण है, ये जो जाति प्रथा है, इनमें आपसी मतभेद हो गए। और मतभेद होने के बाद क्या हो गया, ये आपस में लड़ने लगे, ये एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगे। इससे समाज में जाति प्रथा को बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा। आई थिंक पहले तो आप ये क्लियर बात करते होंगे। अब जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो लोग जिए हैं उनको कहते हैं आर्य। अब आइए आर्य लोग जो है, इनके बारे में जब भी आप पढ़े तो कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है। इनका जो विवरण करके रखा है श्रेष्ठ, इनका विवरण करके रखा है कुलीन, इनका विवरण करके रखा है उच्च कास्ट। इनको ये नाम दे के रखे हैं, उच्च जाति। और कई बार तो इन्हें सूर्यपुत्र भी कहते हैं, कई बार सूर्यपुत्र। कुछ एक जो बातचीत है, सूर्यपुत्र भी इनको माना जाता है कि सूर्यवंशी है, ऐसा कुछ इनके बारे में कहा जाता है। जब मिला-जुला कर आप सारी की सारी बातें पढ़ बैठते हैं तो कहा जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए। पर यहां पर फिर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। क्यों टाइम लूंगा? क्योंकि इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। एक मिनट रुकना, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाहर से जो लाइट थी ना वो कम हो गई है, या एक मिनट रुकना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता अंधेरा में सच आ गया है, ऊपर गया था ऊपर। अब ठीक है। अब ठीक है। तो जो ये आर्य लोग है, जब आर्य लोग की हम बातचीत कर रहे हैं, लाइट ऑन कर दूंगा, ठीक। तो अब ठीक है, चलिए। तो ये जो आर्य लोग है, आर्य लोग जो है, एक मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करने देना मुझे ना, मुझे लगता है ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ठीक है। तो जो आर्य लोग है, अच्छे से ध्यान से सुनना, इनको क्या कहा गया है? उच्च जाति के लोग कहा गया है, इनको कुलीन कहा गया है, इनको सूर्यपुत्र या श्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है ये आर्य लोग कहां से आए? तो जब आपसे पूछे कहां से आए, आपने बोला मतभेद है। किसके बीच में मतभेद है? हिस्टोरियन के बीच में, इतिहासकार जो है हिस्ट्री को लिखने वाले, उनके बीच में ही मतभेद है। कुछ एक कहते हैं कि मध्य एशिया से आए, कुछ एक कहते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आए, कुछ एक कहते हैं अंटार्कटिका से आए। तो हम किसे माने? मिलाजुला कर जब सहमति बनती है तो कहा जाता है कि ये मध्य एशिया के थे। कहां के थे? मध्य एशिया के थे। फिर मध्य एशिया और हिमाचल प्रदेश में संघर्ष, ये क्या बात करें? जी किस टाइम में रहे? वैदिक काल में जी रहे। फिर हिमाचल प्रदेश में कैसे संघर्ष? मध्य एशिया कहां और हिमाचल कहां? तो देखिए इसकी भी हिस्ट्री देखिए। और अभी के जो इतिहासकार है, आधुनिक जो इतिहासकार है, वो कहते हैं कि आर्य लोग जो थे मूल यही के निवासी थे। पर ये जो रिसर्च है अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी तक आप जो बातचीत मानेंगे, जो मध्य एशिया है, मिडिल एशिया है, उसको ही आप सही कंसिडर करें। देखिए ध्यान से देखना, जब मध्य एशिया की बातचीत करें या मिडिल एशिया की बातचीत करें तो कहा जाता है यहां से इन लोगों ने चलना शुरू किया। कुछ इस तरह मध्य एशिया का आप डायग्राम याद रख सकते हैं, मिडिल एशिया। फिर धीरे धीरे जब ये बढ़े तो बीच में एक माउंटेन रेंज आती है, उस माउंटेन रेंज को कहते हैं हिंद कुश पर्वत श्रृंखला, हिंद कुश। और हिंद कुश का जो विस्तार है उस वक्त भी अलग अलग
किस क्षेत्र में हुआ करता था, रीजन में हुआ करता था, अभी भी अलग अलग रीजन में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर बता दूं, अफगानिस्तान, मैं आपको बता दूं कुछ एक क्षेत्र जो पाकिस्तान के बॉर्डर के, और फिर कुछ एक चाइना या तिब्बत का रीजन इसके साथ लगा हुआ। इसको इन लोगों ने क्रॉस किया और फिर कहां पहुंचे, पाकिस्तान में पहुंचे ये लोग। पाकिस्तान में जब ये लोग पहुंचे तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो मैंने सब सैंधव रीजन बताया, या जिसको हम 7 नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में कहा जाता है उस वक्त सिंधु घाटी के लोग रहते थे। तो उनके साथ इन आर्य लोगों का संघर्ष हुआ, आपस में लड़ाई हुई, पर ये उन पर भारी पड़े। तो भारी पड़ने के बाद पाकिस्तान से आगे बढ़े ये लोग, और पाकिस्तान से जब आगे बढ़े तो एक दर्रा आता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दर्रा या पास क्या होता है, शॉर्टकट रूट होता है। दर्रा या पास एक खैबर दर्रा पड़ता है, और अगर आप कभी ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं, मतलब तो आप इस दर्रे से जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आप पाकिस्तान इजली जा सकते हैं। पाकिस्तान में पड़ता है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। तो उन्होंने खैबर दर्रे को क्रॉस किया। खैबर दर्रे को क्रॉस करने के बाद ये लोग कश्मीर में पहुंचे, और आप सभी को पता है कि उस वक्त कश्मीर को कश्मीर नहीं कहा जाता था, उस वक्त काशगीर कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री की किताबों को पढ़ेंगे तो काशगीर इसका नाम लिखा हो, अच्छे से याद रखिएगा। उस काशगीर में पहुंचे और काशगीर से फिर क्या किया इन्होंने, कुछ एक जो दर्रे हैं, जैसे हम जोजिला दर्रे की बातचीत करें या अन्य ढेर सारे दर्रे जो है वो देखने को मिलते हैं। बदलाचल दर्रा है जो हिमाचल और साथ में जम्मू को जोड़ने का काम करेगा। उन दर्रों को क्रॉस करते हुए ये हिमाचल प्रदेश में आए, और हिमाचल प्रदेश में जब ये आए तो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त कुछ एक जातियां थी। उन जातियों के नाम याद रखने हैं। जैसे हिमाचल की जातियां कौन सी है, उनको ध्यान से देखिएगा। ये जो जातियां हैं, उन जातियों के साथ इनका संघर्ष हुआ, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। कुछ एक जातियां, जैसे मैं लिखूं कोल, और कोल के बारे में तो आपको और चीजें याद रखनी है। कोल जो है, इनको हम नेटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं, मूल निवासी इनको कहा जाता है। कोल के बाद किन्नर, ये किन्नर जो है कालिदास इनके बारे में लिखते हैं, कहा जाता है बिना दाढ़ी वाला पुरुष। उसके बाद किरात लोग जो है ये हिमाचल प्रदेश की जातियां हैं। और फिर एक और जो है वो है नार, ये उस वक्त की जातियां हैं। हिमाचल प्रदेश में इन जातियों को क्या नाम देके रखा है, पहाड़ी जातियां। और इन पहाड़ी जातियों के साथ इनका संघर्ष होगा। पहले तो आर्य लोग उस समय तक तो चुपचाप रहे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो आकांक्षा थी उसको जाहिर किया। क्योंकि ये जब मध्य एशिया से आए थे तो ये जीविका और अपना जो साम्राज्य विस्तार था उसको करना चाहते थे। तो इस पर्पस से ये हिमाचल में आए थे। जब ये हिमाचल प्रदेश में आए तो कोल, किन्नर, किरात, नाग, यहाँ की कुछ एक जातियां थी, इनके साथ इनका संघर्ष हुआ। जब ये संघर्ष होता है तो आपस में युद्ध होता है। और अगर मैं आपको बता दूं तो एक किरात के राजा है, उनका नाम शांबर है। कहा जाता है इस शांबर के 99 दुर्ग थे। कुछ एक किताबों में 100 भी लिखा है, पर आप 99 सही माने। दुर्ग का मतलब किले। तो एक महान राजा था, किरातों का राजा ही शांबर। और ये जो जितनी जातियां थी इस राजा के अधीन उस वक्त हुआ करती थी, शांबर। अब जो शांबर है तो आर्यों का एक और राजा है, आर्यों का उस वक्त जो लीडर है या राजा जिसको कंसीडर कर रहे हैं हम, तो वो जो है दिवोदास है। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं इसके लिए आपको स्रोत देने वाला हूं, सोर्स बताने वाला हूं। ये कहानी कहां से इतिहासकारों ने आपको बताई हुई है और आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। थोड़ा समझिए। यहां पर मैं आर्य लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं वर्सेस अनार्य, या मैं लिख दूं पहाड़ी जातियों, या स्पेशली अगर मैं लिखूं तो एचपी की पहाड़ी जातियों का संघर्ष। ये बात क्लियर होगी। अब जो आर्यों का राजा है उनका नाम दिवोदास है, और मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ पढ़ा है दिवोदास। और अनार्य यानी कि किरात, जो ये जितने भी मैंने जातियां बताई पीछे, इनका राजा शांबर है। इनके बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध का विवरण करके रखा है ऋग्वेद। ऋग्वेद आप सभी को पता है सबसे पुरानी किताब है। ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी किताब है। वेद व्यास इसके रचयिता माने जाते हैं।
संस्कृत में लिखी गई है और सबसे अच्छी किताब मानी जाती है विश्व की। तो दिवोदास और शांबर का युद्ध जो है इस ऋग्वेद में विवर्णित है, उसमें इसकी व्याख्या करके रखी है, उसमें इसके बारे में लिख कर रखा है। वहां पर लिखा है कि इनके बीच में युद्ध हुआ और विश्व का सबसे लंबा युद्ध 40 वर्ष का क्या कोई युद्ध चला है? ये 40 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है। सच है झूठ है वो नहीं पता, पर जो बात लिखी हुई है उसको आपने याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन हिमाचल की हिस्ट्री से कई बार पूछे गए। 40 वर्ष तक चला। हारा कौन, जीता कौन? दिवोदास जीत गया, शांबर हार गया। जिस जगह पर ये हारे, जिस जगह पर इनको मार दिया गया, उस जगह का नाम है उदब्रज। और वर्तमान में ये उदब्रज प्लेस पंजाब में है। उस वक्त भी पंजाब में होता था, वर्तमान में भी पंजाब में होता था, मतलब पंजाब में है। तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष। क्या आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर पता नहीं चला तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन सुझाव हुआ तो उसको जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे हेल्प मिले और मैं और अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।